हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये पार्ट 11 है, इससे पहले पार्ट 10 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और गाइज़, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी विद आंसर के साथ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी के नाम से। चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ, बहुत अच्छा। चलो वो देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट क्या बोलता है। ध्यान से सुनना गाइज़। जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, तुझे आग ही तुझे हीरा बनाएगी। समझ रहे? चीज़ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर उठ जाते हैं, पढ़ते हैं फिर उठ जाते हैं। तो वही चीज़ें हमें प्रॉपर मेहनत करना होती है किसी भी चीज़ पे कंटिन्यू। आप अच्छे से जानते हैं आजकल गवर्नमेंट जॉब किसी भी फील्ड में बहुत क्रेज़ है कि मतलब इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो उस चीज़ को हमें देखते हुए मतलब ऐसा बनना होता है, जिस मेहनत से तू भाग रहा है कल वही तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, ये आग ही तुझे हीरा बनाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। और ये कब हुआ था? 1953 में। और राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था फिर बाद में बिल पास हो गया, वो आपका 1956 में। हो सकता है क्वेश्चन हुआ, हाँ आ गया क्वेश्चन नंबर। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन कब पारित हुआ था? 1953, 1956, 1928 या 1930? तो राज्यों का पुनर्गठन कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, आप सीखे ना। क्वेश्चन नंबर LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया या अफगानिस्तान? तो ये किस देश का आतंकवादी संगठन है? LTTE, इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन, चलो मैं लिख के बताता हूँ, एक मिनट। इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी श्रीलंका में है। कहाँ पर? ऑप्शन बी, श्रीलंका में। इसका मकसद क्या था? हालांकि अब तो ये ख़त्म हो गई। इसका मकसद ये था कि श्रीलंका में एक अलग से तमिल राज्य स्थापित करना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या गंगानगर? तो पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में। और पुष्कर मेला यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। यहाँ पे पूजा वूजा की जाती है। इसके अलावा अब जो है इसे ऊँटों का वो बोला जाता है। ऊँट सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिक्री होती है, ऊँटों वगैरह की। फॉरेनर भी बहुत आते हैं यहाँ पर। विश्व प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला। क्वेश्चन नंबर 5, हैदराबाद की नींव किसने रखी? कुतुब शाह, आराम शाह, कुतुब अली या हैदर अली? तो हैदराबाद की नींव किसने रखी?
जल्दी से बताओ गाइस राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुब शाह, जो कि आपका कुतुब शाह जो थे, कुतुब शाही, वहाँ पर एक वंशज था हैदराबाद में। ठीक है, पहले हैदराबाद नहीं था, कुतुब शाही। गोलकुंडा जो था, गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था। तो गोलकुंडा के पुराने किले के पास कुतुब शाही के वंशज कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में, कब, 1591 ईस्वी में मूसी नदी के पास हैदराबाद की नींव रखी थी। ठीक है, आगे समझ में। 1591 में, पहले ये मूसा नदी के नाम से जाना जाता था, मूसा नदी के नाम से। वर्तमान में अभी मूसी नदी के नाम से जाना जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला, जॉर्ज बुश, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान? तो किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती दल का भी नेता इन्हीं को बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बिल्कुल गांधी जी की एकदम कॉपी थे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, वे उस टाइम ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, तो इस वजह से इन्हें विदेशी बोला जाता है। और इन्हें भारत रत्न मिला कब था? तो इन्हें भारत रत्न 1987 में दिया गया, और ये भारत रत्न पाने वाले पहले नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, गंगटोक, तेलंगाना या रायपुर? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो वर्तमान में तो आपकी क्या हो गई? हैदराबाद, अभी हैदराबाद ही। तो इसकी अभी तो ये राजधानी हैदराबाद है, इसके बाद क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? 2024 तक प्रस्तावित है, इसके बाद इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। ठीक है, अमरावती ये प्रस्तावित इसकी राजधानी है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? हरगोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह, जो कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 9, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? सुश्री संतोष यादव, जुनको तिवई, आरती शाह या डिम्बिका रानी? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुनको तिवई, जो कि कहाँ की थी? जापान की। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है? तो वो आपकी है बछेंद्री पाल। क्या कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चलने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपका शेरजिंग थापा करके, शेरजिंग थापा, जो कि मूल भारतीय हैं, नेपाल के हैं, भारतीय मूल के। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं? बीजापुर, मैसूर, बेंगलोर या हम्पी? तो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी में। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए गाइस, मैं पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से रिलेट करके बताता हूँ। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हम्पी कहाँ पर है, तो ये भी याद रखें। ये जो वीडियो जो आपकी जीके की वीडियो चल रही है गाइस, ये आपके यूपी मतलब यूपीएससी को प्री तक ये आपके काम आएगी। आपका लेखपाल की देखो वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है चुनाव होंगे तो वैकेंसी आएंगी। तो इस वजह से बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि एकदम बढ़िया लेवल की, ताकि आप क्या होता है जब एग्ज़ाम होता है तब पढ़ते हो। अभी इस टाइम में इतना बढ़िया शानदार है स्टूडेंट के लिए पढ़ने का मौका, बहुत शानदार मौका है। स्टूडेंट के लिए हमेशा लॉकडाउन रहता है,
वो कभी बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में रहता है। तो आपके लिए कोई इतना फ़र्क नहीं है लॉकडाउन से। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? भारत रत्न पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, निशान ए पाकिस्तान या रमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? इसी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और ये अभी पिछले साल 2019 में किसे मिला था? तो ये आपका मिला था एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को। वैसे ये बंदा मुझे काफ़ी पसंद आया, ये रियलिटी दिखाता है। मैंने इसकी बहुत सारी न्यूज़ के मुकाबले रवीश कुमार जो होता है वो हमेशा लो लेवल से दिखाते हैं, और चैनल क्या दिखाते हैं कि बड़े लेवल पे दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं दिखाते। रवीश कुमार इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाता है। कहीं मज़दूरों का अगर कोई गलत होता है तो वो चीज़ दिखाते हैं। बाकी चैनल केवल किसी को टारगेट करते हैं और वही दिखाते रहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें टीआरपी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? दिल्ली, पेशावर, लाहौर या अमृतसर? तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाहौर। गाइज एक बात मैं बताऊँ आपको, जो आपने डिबेट देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने डिबेट होती है आज तक पे, मतलब बड़े बड़े चैनल जो होते हैं उन पे डिबेट होती है। ये जितने भी जो आते हैं आपको डिबेट करते हैं, चाहे वो मौलाना हो या फिर कोई पंडित हो, जो उस पर आते हैं वो 5-5 हज़ार रुपये में मिलते हैं एक डिबेट के। 4500 से 5,000 रुपये मिलते हैं। ये बात आपको शायद पता भी नहीं होगी। तो इस वजह से ये लोग जाते हैं, और वो लोग आपस में मतलब एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं और लोग उससे देखते भी हैं। सबसे बेकार चैनल है। कोई अगर रिपोर्ट है तो ये दिखाओ कि यहाँ पर ये हो रहा है, मज़दूरों का हाल क्या है, मज़दूरों की स्थिति क्या है, हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी है, ये नहीं बताते हैं। कुछ एक का चैनल है जो सही बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पुरुषों में रक्तक्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन B12? तो पुरुषों में रक्तक्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, काला या हरा? तो इस तरीके से होता है, बिब ग्योर। तो मध्य भाग का रंग कौन सा होगा आपका? हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा रंग। ठीक है, बिब ग्योर करके लिखा होगा, BIBGYOR। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हरा, पीला, लाल या फिर नीला? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ अधिक होता है? तो वेवलेंथ किसका अधिक होता है? देखो, सबसे ज़्यादा प्रकीर्ण मतलब प्रकीर्ण का मतलब होता है स्कैटरिंग, मतलब कि फैलाव। तो सबसे कम फैलाव किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? लाल रंग की, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। एक तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्ण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। देखो, अगर जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो उसका क्या होगा? प्रकीर्ण कम होगा, फैलाव कम होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका फैलाव ज़्यादा होगा। जैसे आ जाता है बैगनी रंग, तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है, और उसका फैलाव और फैलाव या प्रकीर्ण जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसे इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं प्रकीर्ण को। क्वेश्चन नंबर 16, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर कवक? तो कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। बैक्टीरिया की वजह से होता है कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? रोम, वेटिकन सिटी, पर्थ या सिंसिनाटी? तो विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम को, जो कि इटली की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर 300 से ज़्यादा गिरजाघर हैं, गिरजाघर। क्वेश्चन नंबर 18, भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर, आय से, सिर्फ व्यय से, या इनमें से कोई नहीं? तो भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर, भुगतान संतुलन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। Y2K की समस्या किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, कंप्यूटर से, या चिकित्सा से? तो Y2K की समस्या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर से। Y2K की समस्या एक वायरस होता है, ये कंप्यूटर से है। क्वेश्चन नंबर 20, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्तूर जिला, विजयनगरम जिला, तिरुभुवन जिला, या पट्टनम जिला? तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तूर जिला। क्वेश्चन नंबर 21, ISO 9000 का संबंध किससे है? विज्ञान से, अच्छे प्रबंधन का मात्रक से, शिक्षा से, या व्यापार से? आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप देखते होंगे, उस पर लिखा होता है ISO 2001 करके। ठीक है, इस तरीके से ये इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट मतलब ISO से सर्टिफाइड है और अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अच्छे प्रबंधन का मात्रक से ISO 9000 का संबंध। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो मेरियाना गर्त किस महासागर से स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 23, परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, विज्ञान से, व्यापार से, या कृषि से? गाइज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कहाँ से ढूंढ के लेकर आता हूँ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन्हें नोट कर लिया करो। ये क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर से। अभी मैंने ऊपर बताया था Y2K एक वायरस होता है, वो भी कंप्यूटर से संबंधित है, और परम पद जो होता है वो भी आपका कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चौथा स्तंभ का संबंध किससे है? प्रेस से, कंप्यूटर से, व्यापार से, या विज्ञान से? चौथा स्तंभ का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस से। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 3 मई को। अभी मैंने जैसे उसके बारे में बताया था आपको। अपना अच्छा बताओ, प्रेस में कितना स्थान है, मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता में कितना स्थान है अपना? चलो कमेंट करके बताना कितना स्थान है। अपने लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता में बहुत पीछे हैं, हर साल स्थान गिरता जा रहा है। अभी मैंने ऊपर बताया था, कोई बुरा मानना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ जस्ट है कि सच्चाई क्या होती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन मंडल, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, सबसे आप चलो मैं बता देता हूँ। वायुमंडल का आ गया, तो सबसे पहले क्या आता है आपका? क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल। समताप मंडल में ही जो होता है आपकी क्या स्थित होती है? ओजोन मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, फिर उसके बाद हो जाता है बाह्य मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर बाह्य मंडल। इंग्लिश में बता दूं एक बार, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और मध्य मंडल को मीजोस्फीयर और बाह्य मंडल को एक्जिट करके बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडल में ही आपकी ओजोन मंडल पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पृथ्वी की रक्षा करती है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर। जितनी भी ज़्यादातर घटनाएं होती हैं, बादल का गरजना, जितनी भी पेड़ पक्षी मतलब पक्षी उड़ते हैं, वो सब आपके क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। लेकिन जो वायुयान उड़ने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है तो वो आपका समताप मंडल माना जाता है। कभी कभी क्षोभ मंडल आंसर दिया होता है, लेकिन बट सबसे जो सफिशिएंट है आपका समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। किराई का संबंध किससे है? गरीबों के उत्थान से, रोजगार से, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से, उद्योग से। तो किराई का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। क्वेश्चन नंबर 27। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या बेरोजगारी शिक्षा से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे? ये 1986 और 87 के आसपास क्या नाम है, राजीव गांधी सरकार द्वारा ये एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। इसका मकसद ये था कि हर एक रूम में एक ही टीचर पढ़ाएगा और जितनी भी आधुनिक सुविधा होंगी वो इस प्राथमिक स्कूलों में दी जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना किस परियोजना को माना जाता है? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी या तुंगभद्रा। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। मैंने बताया था इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच ये स्थित है। और दामोदर जो नदी निकलती है वो आपकी छोटा नागपुर के पठार से पास से दामोदर नदी निकलती है। इसके अलावा इस दामोदर घाटी जो आपकी बनी हुई है परियोजना, ये अमेरिका के टेनेसी बांध की तरह बनाई गई है, अमेरिका के टेनेसी बांध की तरह, मैंने उस दिन बताया भी था। ठीक है, और एकमात्र ऐसी परियोजना है जिससे गैस, कोयला और आपका गैस हो गया, कोयला हो गया और जल से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, याद रखें, मैंने ये उस दिन भी बताया था, फिर से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1920, 1925, 1928 या 1930। तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में कब मिला नोबेल पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। इन्हें किसके लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव जो कि प्रकाश से संबंधित है। किससे? प्रकाश से, प्रकाश से संबंधित है। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे रमन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 38। कितने तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K/5 होता है, यानी 9 होता है, ऐसी कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, फार्मूला होता है C/F बराबर F - 32/9 बराबर K/5। एक मिनट, शायद ऐसे ही होता है। तो ये क्या होता है ये एक बार बता देता हूँ, फिर से पूरा लिख के बताता हूँ। इस तरीके से होता है इसका फॉर्मूला C/5 बराबर F - 32
अपॉन 9 बराबर K माइनस 273 अपॉन 5। ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है, और केल्विन सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और केल्विन का फॉर्मूला होता है। C/5 बराबर F माइनस 32/9 इक्वल K माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, जैसे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना, वो इसी फॉर्मूले से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, RBI किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या बिहार? तो RBI किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 32, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 12 मार्च 1940, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अप्रैल 1955? ये तो बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग को ख़त्म कब कर दिया गया? तो 2012 से 2017 तक की आपकी 12वीं योजना आयोग थी, लेकिन उसे ख़त्म करके प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या बांग्ला? तो भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्ला। हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला, और बोली कहाँ पे जाती है आपकी? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 34, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1945, 1946 या 1948? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 को। यही संविधान सभा का प्रमुख कारण बना कैबिनेट मिशन। और किसके द्वारा लाया गया? ये सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा ये लाया गया। ठीक है, इनके साथ 2 सदस्य और थे, कॉरनवाल करके ऐसी कुछ, लेकिन ये याद इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या सीवी रबर ने? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम का प्रतिपादित किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। जो ये फॉर्मूला होता है G बराबर m1 इंटू m2 अपॉन r², यही होता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में किस कारण उड़ता है? ध्वनि तरंगों से, पराश्रव्य तरंगों से, अनुप्रस्थ तरंगों से या अपश्रव्य तरंगों से? जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगों से। ठीक है, ये होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक रेज, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य तरंगे। और हम लोग कौन सी तरंगे सुन सकते हैं? हम लोग ऑडिएबल साउंड मतलब कि श्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, और सबसे और जो चलो मैं बता देता हूँ, पूरा बता देता हूँ, खाली में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह पता नहीं क्या बताने लगे। सबसे पहले होती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगे, सबसे पहले आती हैं अपश्रव्य तरंगे, फिर उसके बाद आती हैं आपकी कौन सी? श्रव्य तरंगे, दूसरी आती हैं श्रव्य तरंगे, और तीसरी कौन सी आती हैं आपकी? पराश्रव्य तरंगे। तीसरी आपकी आ गई पराश्रव्य तरंगे। ये जो होती है आपके कौन कौन सुन सकते हैं? ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। कितने? 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंग्लिश वालों को भी बता रहा हूँ।
तो ये आपके गैंडा हो गया, हाथी हो गया, बेल मछली हो गया, ये आप सिर्फ तरंगों को सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ऑडिएबल साउंड, मतलब कि श्रव्य तरंगे, सिर्फ हम लोग आदमी सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पराश्रव्य तरंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये 20,000 हर्ट से ऊपर होती है। इन्हें चमगादड़, डॉल्फिन, मंकी और कैट सुन सकती है। एक बार में मैंने सारे बता दिया आपका साउंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ इस पर स्थित है? लंदन, पेरिस, दुबई या मुंबई? तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई में। इसकी स्थापना 1909 में की गई। क्वेश्चन नंबर 38, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, कार्बन का, टंगस्टन का या चांदी का? तो जो पेंसिल के ऊपर ब्लैक ब्लैक होता है जिससे लिखते हैं, तो वो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 39, एनसीसी की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 1948 और 12 मार्च 1947, 15 मार्च 1956, 10 जनवरी 1965। तो एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी आपके सीएपीएफ और आर्मी जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो ज़्यादातर 95% आपके न्यू दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1947, 1950, 1955 या 1960? तो नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? आज स्टूडेंट कहते होंगे सर की स्पीड बहुत सही है। अरे गाइस 40 क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कम समय में आपको ज़्यादा बता दिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1960 में। इस पर भी शासन किसने किया था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ये आज़ाद हुआ 1960 में। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताओ आफ्टर कमेंट किया, और जितने भी लोग हैं वो शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को ये, और लाइक भी कर दिया करो। देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम।